हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द 15th लेक्चर ऑफ नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड। माय नेम इज राम परमार और आज के लेक्चर में हम लोग ऑक्टेट रूल को कंटिन्यू करेंगे और उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज फॉर्मल चार्ज। उससे स्टार्ट करेंगे। अगर हम बात करें प्रीवियस लेक्चर की, लेक्चर नंबर 14 की, तो वहां पे हमने प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स पढ़ा था और फिर हमने स्टार्ट किया था थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। उसमें फर्स्ट थ्योरी हमने स्टार्ट किया था ऑक्टेट रूल। नाउ स्टूडेंट, बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर लेट अस रिवाइज व्हाट वी हैव स्टडीड इन प्रीवियस लेक्चर दैट इज लेक्चर नंबर 14। शुरुआत में प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स में हमने सबसे पहला पॉइंट डिस्कस किया था फिजिकल स्टेट। जनरली गैसेस या लिक्विड होते हैं, सम ऑफ देम आर सॉफ्ट सॉलिड और 3D नेटवर्क होगा तो हार्ड सॉलिड होते हैं। सेकंड पॉइंट हमने डिस्कस किया था, आप भी मेरे साथ रिवाइज करिए, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जनरली दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट बिकॉज कोवेलेंट कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा मेल्टिंग पॉइंट उतना ही कम हो जाएगा। सो जनरली दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, बट अगर वो 3D नेटवर्क सॉलिड है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। थर्ड पॉइंट हमने डिस्कस किया था कंडक्शन। सो दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज कोवेलेंट कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा आयंस बनेंगे नहीं और कंडक्टिविटी शो करेगा नहीं। बट अंडर सर्टन केसेस लाइक अगर उनके अंदर पोलर नेचर है या फिर सेल्फ आयोनाइजेशन हो रहा है तो दे कैन शो कंडक्टिविटी। उसके अंदर एक ग्राफाइट करके एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल था, उनके पास में 2p z इलेक्ट्रॉन फ्री है, सो देयरफॉर ग्राफाइट इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद हमने डिस्कस किया था सोल्यूबिलिटी। कोवेलेंट कंपाउंड बहुत ही कम पोलर होते हैं, दैट इज दे आर लेस पोलर एंड आइदर दे आर नॉन पोलर, तो इस वजह से दे आर सॉल्युबल ओनली इन नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक कार्बन डाइसल्फाइड, बेंजीन है, CCl4 है, एक्सेट्रा। उसके बाद हमने डिस्कस किया था रिएक्शंस, दे अंडरगो मॉलिक्यूलर रिएक्शंस और उसमें बॉन्ड ब्रेक भी होता है, बॉन्ड फॉर्म होता है, ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, न्यू बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं, इस वजह से वो रिएक्शंस मॉडरेटली स्लो होते हैं। उसके बाद में हमने लास्ट में डिस्कस किया था आइसोमेरिज्म। Since the bonds are directional in nature, they show isomerism. तो स्टूडेंट्स, ये प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड डिस्कस किया था। इसके बाद वी स्टार्टेड विद द थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, दैट इज फर्स्ट थ्योरी हमने पढ़ा था ऑक्टेट रूल। कोई भी एटम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन बिकॉज दैट कंप्लीट्स, यस बोलो, भूल गए, अरे लास्ट लेक्चर में तो सिखाया था ड्यूप्लेट, यस वेरी गुड। आप बताओ बाकी सब एलिमेंट्स अपना क्या कंप्लीट करना चाहते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं। उसके लिए वो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, गेन करेंगे या फिर शेयर करेंगे। अगर लूज और गेन करेंगे तो आयनिक बॉन्ड बनाएंगे, शेयर करेंगे तो यस कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। तो मुझे था यहाँ तक मैंने सिखाया था। उसके बाद में मैंने आपको बहुत सारे लुईस स्ट्रक्चर बनाना सिखाया था, जिसमें हमने ये भी देख लिया था कि लुईस स्ट्रक्चर से हमको शेप्स के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है। इवन हमको बहुत सारे मॉलिक्यूल ऐसे मिला जिसमें सेंट्रल एटम के अंदर बहुत सारे क्या थे बच्चों, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन थे, तो दैट इज एक्सपांडेड ऑक्टेट। ये सब चीजें ऑक्टेट रूल एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। नाउ ये सब आपके लिमिटेशंस में आ जाएंगे, बट आज के लेक्चर में हम लोग ऑक्टेट रूल के अंदर नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करें, कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर हम बात करें बच्चों प्रीवियस लेक्चर की, तो वहां पे हमने खत्म किया था लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करना है, ठीक है। तो अगर हम बात करें आज के लेक्चर के बारे में, तो आज के लेक्चर के अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे फॉर्मल चार्ज। अगर मैं आपको कोई भी एक पॉलीएटॉमिक आयन दे देता हूं एग्जाम्पल के तौर पे, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर, ठीक है। कोई भी एक पॉलीएटॉमिक आयन दे देता हूं, फॉर एग्जांपल CO3 2 माइनस, बराबर है, इसको कार्बोनेट आयन बोलेंगे, करेक्ट। आप मुझे बताइए जो -2 का चार्ज है वो किसके ऊपर का चार्ज है, इज इट ऑफ कार्बन और ऑक्सीजन? सर दोनों में से किसी का भी नहीं, वो तो टोटल चार्ज है, पूरे आयनिक स्पीशी का चार्ज है। तो उसमें अगर हम बात करें प्रीवियस लेक्चर की, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीखा था बच्चों, ठीक है। आप लोग नोट्स ओपन करके देख सकते हो, हमने इसका स्ट्रक्चर देखा था। इसके पास में 2 लोन पेयर थे, कार्बन ने इसके साथ में सिंगल बॉन्ड बनाया था, इस तरीके से था, और इसके साथ में भी एक सिंगल बॉन्ड बनाया था, ठीक है। चलिए अभी इस पूरे स्पीशीज के ऊपर कितने का चार्ज था बच्चों, -2 का चार्ज था। अब ये पूरे स्पीशी के ऊपर चार्ज -2 है, बट इतना कंफर्म है कि अगर मैं इन सब एटम्स के चार्जेस को मिला दूं तो मुझे -2 का चार्ज आएगा। मतलब इसका चार्ज प्लस इसका चार्ज प्लस इसका चार्ज प्लस इसका चार्ज मिला के क्या आना चाहिए, -2। तो ये जो -2 है वो तो पूरे आयनिक स्पीशी का चार्ज है। हर एक एटम के ऊपर भी चार्ज हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मल चार्ज। सो व्हाट इज अ फॉर्मल चार्ज? So I'll write the definition or statement over here. In polyatomic ion, ध्यान से सुनो, बहुत ही स्पेसिफिक वर्ड्स होंगे। In polyatomic ion, what is the meaning of polyatomic ion? Like this. In polyatomic ion, the charge
is of the entire species. Entire species का वो चार्ज है. It is not a charge of single atom. In polyatomic ion, the charge is of the entire species and not of any single atom. Any single atom. बराबर है. किसी सिंगल एटम का चार्ज नहीं है. इन पॉलीएटॉमिक आयन वो कटायन भी हो सकता है और अनायन भी हो सकता है. इन पॉलीएटॉमिक आयन द चार्ज प्रेजेंट ऑन ईच एटम, हर एटम के ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? फॉर्मल चार्ज. इन पॉलीएटॉमिक आयन द चार्ज प्रेजेंट ऑन ईच एटम इज कॉल्ड फॉर्मल चार्ज. उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? फॉर्मल चार्ज बोलेंगे. नाउ स्टूडेंट्स, अगेन आई एम सेइंग, नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड एक ऐसा चैप्टर है जो आपको इनऑर्गेनिक में तो हर चैप्टर में आएगा. ऑर्गेनिक में भी मुझे जब मैकेनिज्म सिखाऊंगा, जब मैं ऑर्गेनिक के रिएक्शंस के मैकेनिज्म सिखाऊंगा, तब मुझे वहां पे फॉर्मल चार्ज की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है. तो मैं इन शॉर्ट बोलूं, ये चैप्टर आपको हर जगह पे कहीं ना कहीं किसी ना किसी तौर पे मिलने वाला ही है. तो इस वजह से जब मैं चीजें इतनी डिटेल में सिखा दूंगा, तो जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो वहां पे हम लोग बहुत ही फ्रीली, एकदम आराम से सब कंसेप्ट्स को यूज करेंगे. एंड आई अज्यूम दैट आप लोगों को वो कंसेप्ट्स याद होंगे. ठीक है? नहीं याद होंगे तो फिर आपको थोड़ा सा रिवीजन करना पड़ सकता है, बिकॉज एक बार चीजें पढ़ने के बाद वो तो हम लोग को उनको यूज तो करना ही है, नहीं तो बेटा हम लोग भूल जाएंगे. इस वजह से डू रिमेम्बर, हम लोग जितने भी कंसेप्ट पढ़ेंगे उन सबको प्रॉपरली यूज भी करना सीखेंगे. ठीक है? चलिए, तो आप बताओ, फॉर्मल चार्ज का मतलब इट इज द चार्ज प्रेजेंट ऑन ईच एंड एवरी एटम इन अ पॉलीएटॉमिक आयन. ठीक है? और इन सबको अगर हम मिला दें, इट शुड बी इक्वल टू द ओवरऑल चार्ज. सर एक ही चीज कितनी बार बोलोगे? जब तक याद नहीं होगा तब तक बोलूंगा. ये तो मेरा टीचिंग मेथोडोलॉजी है बेटा. ठीक है? मैं यही सोचता हूँ कि जो चीज जितनी बार सुनोगे उतनी ज्यादा याद होगी. अगर आप एक ही बार कोई चीज सुनते हो, याद हो जाती है क्या? नहीं ना. बार बार सुन के फिर याद होती है, फिर आप उसको अप्लाई करना सीखते हो. तो यही अपना एक ह्यूमन माइंड बेटा वर्क ऐसे ही करता है. बार बार जो चीज हम सुनते हैं, बार बार जो चीज देखते हैं, हमको याद हो जाती है. अगर आपको कोई एक ही बार मिलेगा और आपको बोलेगा कि यार 10 साल पहले मिला था, मुझे पूरा नाम याद नहीं है, तो कैसे याद होगा बेटा? आप 10 साल में उसको हर महीने या एक दो महीने में मिलोगे बार बार, तो डेफिनेटली आपको उसका नाम भी याद रहोगे. अगर आप अचानक 10 साल के बाद मिलोगे और बोलोगे कि अरे वो सामने वाला बोलेगा आपको मेरा नाम याद नहीं है, तो पॉसिबल नहीं है ना बेटा. सेम वे ऐसा ही केमिस्ट्री में भी और अदर सब्जेक्ट्स में भी होगा. ठीक है? सो हर एटम के ऊपर जो चार्ज होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फॉर्मल चार्ज बोलेंगे. नाउ स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के एंड में मैंने आपको एक पीडीएफ दिया था. वो पीडीएफ हम लोग डिस्कस करेंगे लेक्चर के एंड में. आज ही हम डिस्कस करेंगे, बट लेक्चर के एंड में, डोंट वरी. अगर हम बात करें फॉर्मल चार्ज निकाला कैसे जाता है, व्हाट इज द फॉर्मूला? ठीक है? तो फॉर्मल चार्ज निकालने का एकदम सिंपल फॉर्मूला बच्चों, इसका भी एक फॉर्मूला है. क्या है फॉर्मूला? फॉर्मूला है नंबर ऑफ, किसी भी एटम के ऊपर फॉर्मल चार्ज निकालना है. फॉर्मल चार्ज ऑन एन एटम, चलो पूरा ही लिख लेता हूं. फॉर्मल चार्ज ऑन एन एटम इज इक्वल टू, फॉर्मल चार्ज ऑन एन एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ valence electron of that atom, number of valence electron of atom, जिस एटम का आप फॉर्मल चार्ज निकाल रहे हो, माइनस, आई रिपीट, नंबर ऑफ, जैसे अभी मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ. अगर मैं यहाँ पे बात करूँ बच्चों, इसको मैं ऑक्सीजन को नंबर 1 कर दूं, इसको नंबर 2 कर दूं, इसको नंबर 3 कर दूं और इसको नंबर मैं 4 कर दूं. ये तो ऑक्सीजन नहीं है बट हम लोग ने इसको मार्क किया नंबर 4. अगर मैं आपको पूछ लूं कि व्हाट इज द फॉर्मल चार्ज ऑन फर्स्ट ऑक्सीजन, विच ऑक्सीजन बच्चों? फर्स्ट ऑक्सीजन. मैं आपको कम से कम 4 से 5 एग्जांपल सॉल्व करके बताऊंगा, डोंट वरी. तो सबसे पहले आपको क्या करना है पता है? आपको याद रखना है कि ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं. ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 8 है. तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों? 6 इलेक्ट्रॉन होंगे. तो ये वैलेंस शेल मतलब आउटरमोस्ट शेल. सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल, I'll repeat,
number of electrons in the valence shell. तो first point clear हो गया, number of electrons in the number of valence electron of the atom minus minus number of bonds made by atom minus number of bonds made by the atom. So tell me, look at this oxygen atom. I am calculating the formal charge on this oxygen atom, right? So इस atom ने कितने bond बनाए? सर एक ही bond बनाए. I am not talking about electrons. Bond कितना है? Number of bonds made by that atom. So number of bonds कितना बनाया बच्चों? एक ही bond बनाया सर. Very good. ठीक है? तो number of bonds made by that atom minus formula बेटा इसमें तीन चीजें, ठीक है? तो formal charge of an atom का formula क्या है? First point number of valence electron minus number of bonds minus number of lone pair electrons. I'll repeat, यहाँ पे मैंने electrons बोला है minus number of lone pair electrons. lone pairs नहीं बोला है, खाली lone pair electrons बोला है. तो आप मुझे बताओ माइनस कितने लोन पेयर है? एक, दो, तीन. तीन तो लोन पेयर है. लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6. पेयर वाइज देखेंगे तो दो दो का जोड़ी होगा, बट हमको लोन पेयर बोला है. नंबर ऑफ लोन पेयर बोला है कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स बोला है? नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स बोला है. सो 1 2 3 4 5 6. तो 6 हो गया. तो कैन वी से दैट ये 6 और ये 6 कैंसिल हो गया. सो व्हाट इज द फॉर्मल चार्ज ऑन दिस ऑक्सीजन एटम? इट इज सो सिंपल, इट इज -1. खत्म. इजी था बच्चों. तो अगर मैं पूछूं, डोंट वरी, हम लोग बहुत सारे एग्जांपल देखने वाले हैं. फॉर्मल चार्ज ऑन सेकंड ऑक्सीजन. फॉर्मल चार्ज ऑन विच ऑक्सीजन? सेकंड ऑक्सीजन. सेकंड ऑक्सीजन के ऊपर फॉर्मल चार्ज निकालेंगे. वो कैसे निकलेगा बताओ? अगर बात करूं तो इस वाले एलिमेंट के वैलेंस शेल में तो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, ऑब्वियसली वो तो फिक्स्ड है. माइनस कितने बॉन्ड्स बनाए इसने? एक ही बॉन्ड बनाया. माइनस कितने वैलेंस शेल सॉरी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने? 1 2 3 4 5 6. सो इट विल बी अगेन -1. और ये तो मैंने आपको ट्रिक भी बताया था, याद है? अगर ऑक्सीजन ने एक ही बॉन्ड बनाया है तो उसके ऊपर -1 ही आना है, और ऑक्सीजन ने अगर दो बॉन्ड बनाए तो उसके ऊपर 0. अभी मैं कैलकुलेट भी करके बताता हूँ. देखो, फॉर्मल चार्ज ऑन थर्ड ऑक्सीजन. देखना, अच्छा एग्जांपल है. फॉर्मल चार्ज ऑन थर्ड ऑक्सीजन एटम. कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6. वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है. माइनस वो तो यही फॉर्मूला है बेटा, सबका एटॉमिक नंबर तो फिक्स है ऑक्सीजन का, तो 2,6 ही रहेगा, वो तो फिक्स है. नंबर ऑफ बॉन्ड्स मेड 1 2, इसने दो बॉन्ड्स बनाए. माइनस नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4. सो इट इज गोइंग टू बी 0. हो गया 0. अगर मैं फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करूं, फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन एटम, ठीक है ना? फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन एटम. तो मुझे था कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? सर 6 होता है. तो 6 से तो बेटा 2 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा. तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 है ना बच्चों. तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 4. ये लिख लो, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम. नेक्स्ट, माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड्स मेड बाय एटम. कितने बॉन्ड बनाए इस कार्बन ने? 1 2 3 4. उन्ने रन्ने मुने नाले. तो 1 2 3 4 हो गया कि नहीं हो गया? 4 हो गया. ठीक है. माइनस नंबर ऑफ लोन पेयर. सर इसके पास तो कुछ इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो कितना आएगा? 0. तो आंसर कितना हो गया बेटा? 0 हो गया. हो गया. अभी मैं आपसे एक सवाल पूछूं, अगर मैं टोटल निकालूं सब इन सबका, तो देखो इन सबका अगर मैं टोटल निकालूं, टोटल, टेक योर टाइम, टोटल बताओ. टोटल निकालूंगा तो -1 -1 -2 0 0. तो इसका टोटल आएगा -2. और देखो ये -2 है भी, एकदम सिंपल. तो अगर आप इसको ऐसे नहीं लिखना चाहते ना, तो आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं. मैं आपको बताता हूँ, जो कि मुझे ऑर्गेनिक में जरूरत पड़ेगी. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो. यू कैन राइट दिस वे ऑल्सो, जिसमें आप क्या करोगे, इस ऑक्सीजन के ऊपर 0 चार्ज है तो लिखने की क्या जरूरत है? इसके ऊपर -1, इसके ऊपर भी -1. इस तरीके से भी लिख सकते हो. CO3 माइनस को यू कैन राइट दिस वे ऑल्सो. इज इट क्लियर? तो आज के बाद याद रखना, ऑक्सीजन अगर सिंगल बॉन्डेड है तो माइनस आएगा, और ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड है तो 0 आएगा, और कार्बन 4 बॉन्ड बना रहे तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा. सर वी वांट मोर एग्जांपल्स. डोंट वरी, मैं कम से कम 4 से 5 एग्जांपल अच्छे सॉल्व करूंगा, एंड फिर आपको कम से कम 3-4 एग्जांपल प्रैक्टिस के लिए भी दूंगा. चलिए, नेक्स्ट एग्जांपल इज NO3 माइनस. ना सब लोग प्रीवियस नोट्स ओपन कर लीजिए.
और प्रीवियस नोट्स में हमने इसका स्ट्रक्चर बनाया था बच्चों, ठीक है। अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ तो यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या है बच्चों, इसका इस तरीके का स्ट्रक्चर था, इस तरीके का हमने स्ट्रक्चर बनाया था, राइट। और हम लोग ने तो इसके ऊपर माइनस और इसके ऊपर प्लस डाला ही था वैसे भी। तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूँ तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन 4 6 2 4 6 इस तरीके का था, और इस बेचारे के ऊपर कितने का चार्ज था, -1 का चार्ज था। क्लियर है। तो अभी अगर हम चाहे तो इन सब के ऊपर वापस से फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हैं। इसको 1 मार्क करेंगे, इसको 2, मैंने वैसे भी बताया था इसके ऊपर प्लस था और इसके ऊपर माइनस था, याद है, और इसके ऊपर भी माइनस, तो ये प्लस माइनस तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और एक माइनस बच जाएगा। चलो कैलकुलेट ही कर लेते हैं ना। आप बताओ व्हाट इज द फॉर्मल चार्ज ऑन फर्स्ट ऑक्सीजन, बताओ। इतना तो कंफर्म है कि 6 माइनस आएगा, हाँ, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 माइनस कितने बॉन्ड्स बनाए इसने बच्चों, एक बॉन्ड बनाया, माइनस कितने लोन पेयर है इलेक्ट्रॉन, कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 6, तो इसके ऊपर देखो -1 आ गया, इसके ऊपर -1 आ गया। नेक्स्ट फॉर्मल चार्ज ऑन डैश ऑक्सीजन, सेकेंड ऑक्सीजन, बोलो आंसर बच्चों। सेकेंड ऑक्सीजन में सेम ही होगा, 6 - 1 -6 इक्वल्स टू -1। बोलो व्हाट इज द फॉर्मल चार्ज ऑन थर्ड ऑक्सीजन, बोलो बच्चों। थर्ड ऑक्सीजन के ऊपर वापस सेम इसके जैसे ही होगा वो, तो बोलो 6 - 2 - 4 विच इज इक्वल्स टू 0। ना फॉर्मल चार्ज ऑन, अगर हम नाइट्रोजन एटम निकालेंगे तो दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग नाउ। फॉर्मल चार्ज ऑन नाइट्रोजन एटम, ठीक है। तो नाइट्रोजन का बेटा एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है। तो सर अगर 7 होगा तो 2,5 होना चाहिए। सो 2,5 है तो 5 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। सो 5 माइनस बॉन्ड कितने बनाए इसने बेटा, 4 बनाए कि नहीं बनाए, करेक्ट। और इसके पास क्या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, नहीं, तो -0, तो आंसर आएगा इसका +1। देख लो, हाँ सर +1 आया। तो अगर मैं आपको पूछूं कि इसका टोटल बताओ तो +1 -1 0 और एक -1 बच गया, ये देख लो आ गया -1। कितना सिंपल था, आई थिंक इट इज वेरी क्लियर। चलिए अभी आप लोग इसको अटेम्प्ट करिए। नेक्स्ट ध्यान से देखना, SO4 -2, ठीक है। आप लोग वीडियो पॉज कर लीजिए, वीडियो पॉज कर लीजिए और इसको सॉल्व करिए। मैं इसका आंसर लिखूंगा, डोंट वरी, मैं इसका आंसर लिखने वाला हूँ, बट पहले आप लोग अटेम्प्ट करिए। बच्चों फॉर्मल चार्ज प्लीज सीख लेना अच्छे से, और जब भी कभी फ्यूचर में रिवीजन करना हो ये वीडियो वापस देख लेना, बिकॉज फॉर्मल चार्ज हमको आगे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस पूरे स्पीशीज के ऊपर कितने का चार्ज है, -2, तो टोटल करके -2 आना चाहिए। वीडियो पॉज कर लीजिए बच्चों। ओके, आई होप आप लोग का हो गया होगा। चलिए थोड़ा स्क्रीन हिल गया, सॉरी ना, टेल मी। इसको हम लोग मार्क करेंगे बच्चों, इसको मार्क करेंगे 1, जो सेम है उनको बेटा पास में रखेंगे तो अपना कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा। 4 3 4 एंड सल्फर को बेटा 5th वाला नाम दे देते हैं, ठीक है। चलिए तो आप बताओ फॉर्मल चार्ज ऑन फर्स्ट ऑक्सीजन। अभी ये इतना टाइम पास नहीं करना है, डायरेक्टली कर रहा हूँ मैं, ठीक है। बताइए ये ऐसे सिंगल दिख रहा है, तो 6 - 1 बॉन्ड -6 इक्वल टू -1, इसके ऊपर -1 का चार्ज है। इसकी बात करें तो ये भी तो सेम ही है, 6 - 1 - 6 इक्वल टू -1 का चार्ज है ना। बताइए आप बताए, इस ऑक्सीजन की बात करें तो इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा, 6 - 2 बॉन्ड पेयर है, बराबर, और 4 इलेक्ट्रॉन है लोन पेयर वाले, तो इसका क्या चार्ज आएगा, 0। अगर हम बात करें इस वाले ऑक्सीजन के बारे में, इस ऑक्सीजन का भी 6 - 4 - 6 - 2 - 4, इसका भी क्या आएगा, 0। तो अभी मुझे तो अभी तक टोटल कितना हो गया बच्चों, -1 और ये तो 2 0, -2 हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका या तो 0 आना चाहिए या फिर ऐसा कोई नंबर आएगा कि टोटल करके -2 आवे। तो चलो देखते हैं। सल्फर बच्चों सबको पता है एटॉमिक नंबर होता है 16, एटॉमिक नंबर क्या होता है 16। तो 16 अगर एटॉमिक नंबर है इट इज गोइंग टू बी 286 हो जाएगा बच्चों। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स ही है वैलेंस शेल में, तो 6 माइनस कितने बॉन्ड बनाए गिनो, 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ बॉन्ड्स मेड इज 6 माइनस इसके ऊपर कुछ इलेक्ट्रॉन बचे हैं क्या बच्चों, नहीं, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका भी 0।
कितना सिंपल था। ठीक है, तो आप अगर चाहो तो ऐसे लिखना, आपको अगर ऐसे नहीं लिखना है, ये अच्छा नहीं दिख रहा है, तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। और टोटल करोगे -1 0 0 0 -1, तो -2 आने ही आना था बेटा। ठीक है, और 2-3 एग्जांपल डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग लिमिटेशंस ऑफ क्या पढ़ेंगे, ऑक्टेट रूल। अब इसका फोटो लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस डिस्कस नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4। कैलकुलेट फॉर्मल चार्ज ऑन ईच एटम। ठीक है, क्वेश्चन लाइक कैलकुलेट फॉर्मल चार्ज ऑन ईच एटम इन PO4 3-, PO4 3-, ऐसा पूछा है। तो स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हमने इसका स्ट्रक्चर बनाया था। आप लोग इसका स्ट्रक्चर अगर देखोगे तो कुछ इस टाइप का था। क्लियर है? अब बता, इसके पास में सबका ऑक्टेट तो कंप्लीट था ही, इस तरीके से था। बराबर। अभी आप यहाँ पे देखोगे तो 4 तो ऑक्सीजन है और 1 क्या है बच्चों, फास्फोरस है। तो आप इन सब का फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो आप वीडियो पॉज करके इसको अच्छे से सॉल्व कर लो। ठीक है, आई होप आप लोग का हो गया होगा। चलो हम इसको मार्क कर लेते हैं। ऑक्सीजन नंबर 1, ऑक्सीजन नंबर 2, ऑक्सीजन नंबर 3 और ऑक्सीजन नंबर 4। ना स्टूडेंट्स, अभी धीरे धीरे जैसे हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड में जाएंगे और भी टॉपिक्स बहुत ही अच्छे अच्छे आते जाएंगे, मतलब इजी भी होगा, एक्सेप्शंस बहुत ही कम हो जाएंगे अभी। ठीक है ना, एक्सेप्शंस नाम चीज बेटा आपको देखने के लिए तरस जाओगे। अभी सिर्फ आयनिक बॉन्ड में एक्सेप्शंस थे। ठीक है ना, बहुत सारे बच्चे कैसे होते हैं, अरे सुधर इतना सब कौन करेगा। ऐसे रोना नहीं है बेटा, रोना नहीं है, लड़ना है। ठीक है ना, चीजें पढ़नी है हमको। ऐसे ही हमको व्हाइट कोट या हमारा जो बेस्ट सीट है IIT का, वो ऐसे नहीं मिलेगा बेटा। अगर आप जेई मेंस में बेस्ट अच्छे मार्क्स लाते हो, ठीक है ना, तो आप डेफिनेटली बेटा बेस्ट NIIT में भी जा सकते हो। अगर आप जेई एडवांस क्लियर करते हो, डेफिनेटली IIT आपका वेट कर ही रहा है। बस अगर आपका जेई मेंस का रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, स्कोर बहुत अच्छा है, तो यू कैन गो द बेस्ट NIIT ऑफ द इंडिया। तो कैन वी से दैट आपका जो ड्रीम है वो कब पूरा हो सकता है? ये आपको ऐसा तो नहीं कि लाइफ टाइम तक बार बार पढ़ना है। ये एक ऐसी चीज है जो एक बार क्लियर करके आप अपना अच्छा स्कोर लेके आओ, अपना सीट सिलेक्ट कर लो। ठीक है, तो बच्चों रोना नहीं है, अपने को सिर्फ और सिर्फ लड़ना है, चीजों को फेस करना है, हर एक चीज को कंसेप्चुअली समझना है। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने की, सो व्हाट इज द फॉर्मल चार्ज ऑन फर्स्ट ऑक्सीजन। चलिए अगर वापस प्रेजेंटेशन के साथ लिखे तो बताइए। अभी तो मैं इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। हम सबको पता है सिंगल वर्ड में तो -1 ही आना है। 6 - 1 - 6 = -1। लेट्स मूव टू द सेकेंड ऑक्सीजन। इसका भी सेम ही होगा, 6 - 1 - 6 = -1। ठीक है, थर्ड ऑक्सीजन 6 - 1 - 6 = -1। अगर मैं बात करूँ फोर्थ ऑक्सीजन की, तो इसका 0 आना चाहिए। हाँ सर, 0 आ गया, करेक्ट है। अगर हम बात करें फॉर्मल चार्ज ऑन डैश, फॉर्मल चार्ज ऑन फॉस्फोरस एटम, तो मुझे एक बात बता, फॉस्फोरस बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 15। नहीं पसंद ऐसे सब बिस्किट, राइट? पीरियोडिक टेबल देखा मेरे लेक्चर्स अपने, उसमें आपको देखा रहेगा। नहीं पसंद ऐसे सब बिस्किट, तो ये 2 8 5 हो जाएगा। तो 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, सो 5- बॉन्ड्स मेड कितना है बच्चों? फॉस्फोरस ने कितने बॉन्ड बनाए गिनो? 1 2 3 4 5। फॉस्फोरस ने 5 बॉन्ड बनाए, माइनस नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, तो आंसर आएगा 0। सो टोटल करोगे अगर इसका सबका, तो टोटल कितना आ रहा है? इसका टोटल आ रहा है सर -3, जो कि यहाँ पे दिख भी रहे हैं। अभी अगर मैं आपको यही क्वेश्चन इस तरीके से पूछता, तो सर कैसे? आपको अगर मैं यही क्वेश्चन H3PO4 पूछता और बोलता कि हर एटम के ऊपर फॉर्मल चार्ज निकालो, तो आप क्या करते? पहले बताओ, स्ट्रक्चर बनाना पड़ता। हाँ सर, तो स्ट्रक्चर बनाकर इसमें तो कोई चेंज नहीं था। यहाँ पे आप क्या करोगे? ऐसे OH जोड़ दोगे। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, जो जो सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन है उन सब के ऊपर क्या जोड़ दोगे? हाइड्रोजन जोड़ दोगे। तो ये 3H आ गए कि नहीं आ गए? तो अभी हमको सबका फॉर्मल चार्ज निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आप मुझे बताओ, यहाँ पे ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बना दिए? 2 बॉन्ड बना दिए, इसका फॉर्मल चार्ज 0 हो जाएगा। इसका भी 0, इसका भी 0, इसका भी 0, सबका 0 ही है, क्योंकि ओवरऑल भी तो 0 ही है। ऐसा नहीं है कि ओवरऑल 0 होगा तो 0 होगा, +1 -1 भी हो सकता है। हम लोग कैलकुलेट करना सीखेंगे। अगर हम बात करें इन तीनों हाइड्रोजन की, तो तीनों हाइड्रोजन का सेम ही होगा, तो हम लोग किसी एक का निकालते हैं, चेक करते हैं।
व्हाट इज द फॉर्मूला? नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक ही होता है, तो 1 माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड्स मेड बाय इट, 1 माइनस कुछ इलेक्ट्रॉन है इसके पास नहीं, बेचारा ऐसे ही आया था, तो आंसर आएगा 0। तो इसका फॉर्मल चार्ज क्या हो जाएगा बच्चों? 0। खत्म। अभी मुझे था इस हाइड्रोजन का भी 0 हो जाएगा, इसका भी 0 हो जाएगा। सो नो नीड टू सॉल्व बिकॉज एक मैंने सॉल्व कर दिया, इट इज अंडरस्टूड नाउ। अभी अगर मैं इस ऑक्सीजन की बात करूं तो आप मुझे था वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 6 माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड्स मेड कितने बच्चों? 2 माइनस कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो इसका भी कितना आ गया? 0। तो अगर इसका 0 है, इसका भी 0 हो जाएगा, इसका भी 0 हो जाएगा। और इसका तो हमने पहले कैलकुलेट किया था, 0 है ही है। और फॉस्फोरस अगर आप देखोगे तो यही वाला है फॉस्फोरस, देखो इसमें तो कोई चेंज नहीं आया इधर, तो ये भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से कुछ नहीं, सो मैंने पढ़ाया था वही सेम है। आप अगर चाहो तो ऐसा 5th एग्जाम्पल प्रैक्टिस के लिए किसका ले सकते हो? H2SO4 का। तो H2SO4 में क्या होगा? HOS डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H, ठीक है ना बच्चों? आप चाहो तो इस फॉर्मूला से सॉल्व करो, या फिर आप सबसे बेस्ट मेरे ट्रिक से सॉल्व करो कि ऑक्सीजन अगर 2 बॉन्ड बना रहा है तो उसके ऊपर फॉर्मल चार्ज 0 ही आएगा। हाइड्रोजन का हमने अभी कैलकुलेट किया था, इधर 0 था, 1 बॉन्ड बनाया था बेचारे ने, ये भी 0, ये भी 0। इस ऑक्सीजन ने बेटा 2 बॉन्ड बनाया, इसका भी 0, इसका भी 0। अभी सबका 0 आ रहा है तो डेफिनेटली इसका भी 0 होगा, क्योंकि नहीं तो टोटल 0 कैसे होगा, क्योंकि एक ही जन बचा है। और सल्फर का मैंने आपको प्रीवियस बोर्ड पे भी सिखाया था, इसका आंसर क्या था? 0 आया था। चलिए एक एग्जांपल अभी हम लोग सॉल्व करते हैं, अच्छा वाला, NH4+, ठीक है। तो अगर हम बात करें NH4+ की, तो ये NH4+ होगा बच्चों, ठीक है ना। अभी हम लोग किसी के ऊपर ये पॉजिटिव माइनस नेगेटिव कुछ नहीं बताया, मैं पूरे स्पीशी के ऊपर डाल रहा हूँ। तो आप क्या करेंगे? इसको 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4, चलिए सब, और इसको बच्चों क्या? 5। तो आप इसको वीडियो पॉज करिए और इसको सॉल्व करिए, फॉर्मल चार्ज निकालिए हर एटम के ऊपर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग ने सॉल्व कर लिया होगा। इस हाइड्रोजन की बात करें तो फॉर्मल चार्ज ऑन हाइड्रोजन एटम बेटा कितना आएगा? 0 आएगा, ठीक है ना। सॉल्व कर लेते हैं एक बार, बोलो। फर्स्ट हाइड्रोजन, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, सबका बेटा 0 ही आएगा, क्योंकि सबका एनवायरनमेंट सेम ही है ना, एक जैसे ही दिख रहे हैं सब। तो बताओ इसका आंसर। 1 माइनस बॉन्ड भी एक ही बनाया, माइनस नो इलेक्ट्रॉन, सो इट इज गोइंग टू बी 0। अगर फॉर्मल चार्ज ऑन नाइट्रोजन निकाले, विच एटम बच्चों? नाइट्रोजन एटम। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, तो अगर एटॉमिक नंबर है 7 तो इट विल बी 2, यस 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स। माइनस कितने बॉन्ड्स बनाए इसने? सर 4, माइनस कितना इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं, तो इसके ऊपर कितने का चार्ज आया? +1, तो टोटल कितना हो जाएगा? +1 ही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो 7th एग्जांपल अगर हम डिस्कस करें, इट इज ऑफ CH4। चलिए CH4 का निकालिए, हर एक एटम का फॉर्मल चार्ज निकालिए। देखो मैं आपको जो बोल रहा हूँ ना बच्चों, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ही अच्छे से सीरियसली सॉल्व करना है। चलो इसको आप अटेम्प्ट करिए। चलिए तो आप मुझे बताओ इसका हाइड्रोजन का बच्चों आपको डेफिनेटली 0 आया होगा, इसका भी 0, इसका भी 0 और इसका भी 0, और इसका तो 0 था ही बेटा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिएगा। ड्रॉ लुईस स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड and calculate formal charge on each atom. Calculate formal charge on each atom. So can I say this is the combination of previous lecture and today's lecture, ठीक है। CO का तो हमने लुईस स्ट्रक्चर बनाया ही नहीं था, तो CO का लुईस स्ट्रक्चर बनाना सीखो। पहले CO का लुईस स्ट्रक्चर बनाओ, फिर उसके अंदर हर एक एटम के ऊपर फॉर्मल चार्ज निकालेंगे। चलिए बताइए, अगर हम बात करें कार्बन की, तो कार्बन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? आउटरमोस्ट शेल में 4, और ऑक्सीजन के पास कितने बच्चों? 6 है ना। अभी ध्यान देना सबसे पहले ये दोनों मिला के एक बॉन्ड बनाएंगे बच्चों, आराम से तसल्ली से पढ़ते हैं। एक बॉन्ड बनाएंगे सर, हाँ। अभी का ऑक्सीजन क्या बोलेगा? मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 ही इलेक्ट्रॉन है, मुझे मेरा ऑक्टेट कंप्लीट करना है, और इसका भी बेचारे का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है। तो चलो एक और इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं।
तो एक और इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो अभी मुझे था ये ऑक्सीजन क्या बोलता है, आई एम डन। कैसे, आई कंप्लीटेड माय ऑक्टेट, 1 2 3 4 5 6, एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, भूल गए, लास्ट लेक्चर में तो सिखाया था, 2 4 6 और 8, करेक्ट। अभी मुझे था बेटा इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, हाँ सर इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट हुआ, बट व्हाट अबाउट दिस कार्बन, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है क्या बच्चों, नहीं हुआ है। तो अगर इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है तो फिर क्या करेगा, ये कार्बन बोलेगा कि मैं इलेक्ट्रॉन दे देता हूँ तुझे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दे, ठीक है ना। ऐसा गलती करना मत, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन जो है बेटा यहाँ पे ऑलरेडी इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे बेटा, कितना हो जाएंगे 10, और मुझे बता इसके पास इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी नहीं है, बोलो क्यों, क्योंकि ये सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है और इसके पास में वेकेंट डी ऑर्बिटल होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। तो अगर इसके पास में वेकेंट डी ऑर्बिटल है ही नहीं तो वो इलेक्ट्रॉन लेने वाला नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा बच्चों। हाँ एक और काम हो सकता है, सर क्या, इस बेचारे का ऑक्टेट कंप्लीट है क्या, नहीं, तो ये वाला जो ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर है वो अगर इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दे तो ऐसा, तो पॉसिबिलिटी है। अभी देखो कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, कैसे, 3 बॉन्ड मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, और ये 2 इलेक्ट्रॉन है ही है, 8 हो गए कि नहीं हो गए, ठीक है। और ऑक्सीजन की बात करें तो ये 6 इलेक्ट्रॉन और ये 2, 8 हो गए। सो हर बच्चा इस स्ट्रक्चर को याद रख लेना बेटा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। जब भी आप कार्बन मोनोऑक्साइड बनाते हो स्टूडेंट, ये आगे बहुत काम आने वाला है, बहुत ज्यादा काम आने वाला है, तो याद रखना इस स्ट्रक्चर को। अगर मैं कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करूं तो क्या कोई चार्ज है इसके ऊपर, कोई चार्ज लिखता हूं मैं, सर नहीं लिखते हो, इसका मतलब क्या इसके ऊपर चार्ज नहीं है, नहीं, इस मॉलिक्यूल के ऊपर तो 0 का चार्ज है, पर इसका मतलब ये क्या है दोनों 0 होगा, नहीं, ऐसा भी हो सकता है ना, ये -1 ये +1, या फिर ये +1 और ये -1, कुछ भी हो सकता है। सो हर एक एटम के ऊपर का जो चार्ज होगा, क्योंकि -1 +1 होगा तो टोटल करके भी तो 0 ही हो रहा है ना, तो हर एक एटम के ऊपर जो चार्ज होता है उसको कौन सा चार्ज बोला जाता है, फॉर्मल चार्ज। तो अभी हम अगर इसको मार्क करें नंबर 1 और इसको मार्क करें नंबर 2, सो कैलकुलेट करते हैं फॉर्मल चार्ज ऑन डैश एटम, कार्बन एटम, फॉर्मल चार्ज ऑन विच एटम, कार्बन एटम। फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन एटम अगर हम निकाले बच्चों तो बताओ, कार्बन का, सब लोग ने अभी सॉल्व किया था इसको, कार्बन के अंदर वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 है, तो 4 माइनस कितने बॉन्ड बनाए इसने, 3 ही बॉन्ड बनाए, देख लो 1 2 3, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी तो एक टाइप का कोवैलेंट बॉन्ड ही है ना बच्चों। सो 4 - 3 माइनस कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, कितने बच गए, 2। तो कैन वी से दैट इसके ऊपर कितने का चार्ज आएगा, -1 का चार्ज, कितने का चार्ज, -1। देखो हम लोग क्या एक्सपेक्ट करें कि दोनों के ऊपर 0 आएगा, बट 0 नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। नेक्स्ट इज फॉर्मल चार्ज ऑन डैश एटम। अभी आप प्रिडिक्ट कर सकते हो सर अगर इसके ऊपर -1 का चार्ज है और टोटल अगर अपने को 0 लाना है, तो अभी आगे बेटा सोचो आप क्या आना चाहिए, यस इट शुड बी +1। कैसे कैलकुलेट करेंगे बताओ, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड्स मेड, उन्होंने मुनी 3 बॉन्ड बनाए, माइनस कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो इसके ऊपर कितने का चार्ज आया बेटा, +1 का चार्ज। केमिस्ट्री इज सो सिंपल, समझा सबको। तो कैन वी से दैट इन दोनों का टोटल करोगे तो क्या आएगा, 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस वजह से याद रखना, मैं आपको बोला ना ये क्वेश्चन नहीं है, ये टॉपिक, ये वाला कंसेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सीओ तो मैं बोलूंगा हर स्टूडेंट को याद होना चाहिए। जब भी आपको टीचर बोले कि सीओ का स्ट्रक्चर बताओ, बहुत सारे टीचर्स फिर आपको बोल देंगे अरे कुछ आता नहीं है, ये नहीं है, नहीं, आपको राम सर ने सिखाया है, कोई बोल नहीं सकता आपको कुछ, क्योंकि आपके कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर होंगे। तो स्टूडेंट्स 8 एग्जाम्पल्स मैंने सॉल्व किए, आपको मैं और 2-3 एग्जांपल्स प्रैक्टिस के लिए देता हूँ, ये आप लोग सॉल्व करना घर पे, होमवर्क। अभी आप घर पे बैठे हो मुझे मालूम है, पर प्रैक्टिस करने वाले, ठीक है। चलिए अभी आप लोग क्या करना, HNO3 जो हमने लास्ट टाइम बनाया था, HClO4, हर एक एटम के ऊपर क्या निकालोगे, फॉर्मल चार्ज। नेक्स्ट NH3 ले लेते हैं और एक CO2 ले लेते हैं, इन सब में फॉर्मल चार्ज आपको निकालना है, ठीक है। अब इन जो मैं बोल रहा हूँ ना ध्यान से सुनो बच्चों, अगर मेरे पास बहुत सारे स्ट्रक्चर्स है, क्या है, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स है, और उसमें ऐसा स्ट्रक्चर जिसके ऊपर फॉर्मल चार्ज क्या है, हर एक एटम के ऊपर 0 0 0 है, तो वो वाला स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल होगा।
मतलब मॉलिक्यूल के अंदर अगर चार्ज नहीं है तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल माना जाता है। तो स्टूडेंट्स इसको आप फोटो लो, फिर मैं नेक्स्ट बोर्ड पे ही समझाता हूँ उसको। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट। बहुत बार एमसीक्यू में इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, ध्यान दीजिएगा। मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर, मैंने जो पहले बोला था बोर्ड इरेज करने से पहले, वही सेम स्टेटमेंट लिखा हुआ है। मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर इज द वन विच हैज स्मॉलेस्ट फॉर्मल चार्ज। चार्ज जितना कम होगा मॉलिक्यूल उतना ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होता है। स्मॉलेस्ट फॉर्मल चार्ज ऑन एटम्स और जीरो फॉर्मल चार्ज। अगर किसी स्ट्रक्चर में जीरो फॉर्मल चार्ज है हर एटम के ऊपर, तो वो वाला स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। अभी मैं आपको ऐसे समझाने से अच्छा एक क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ। क्वेश्चन है सिलेक्ट द मोस्ट स्टेबल करेक्ट, आई रिपीट, सिलेक्ट द मोस्ट स्टेबल करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ COCl2, COCl2, राइट ना स्टूडेंट। COCl2 का ये स्ट्रक्चर क्या होगा, ध्यान से देखना। अगर हम बात करें तो ऐसा स्ट्रक्चर ढूंढना जिसमें फॉर्मल चार्ज सबके ऊपर या तो जीरो हो या बहुत ही कम हो, ठीक है। तो ध्यान देना, अगर मैं इस क्लोरीन की बात करूं, इस क्लोरीन का फॉर्मल चार्ज क्या होगा बच्चों। सर क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, तो 287 हो जाएगा बेटा। तो 7 हो गया। 7 माइनस कितने बॉन्ड्स बनाए इसने, 2, माइनस कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4। तो इसके ऊपर फॉर्मल चार्ज क्या आया, +1 का फॉर्मल चार्ज। क्लियर है। कार्बन ने बेटा 4 बॉन्ड बनाए, तो इसका तो फॉर्मल चार्ज 0 हो जाएगा। इस क्लोरीन की बात करें इस क्लोरीन की बात करें तो यहाँ पे क्लोरीन के ऊपर टोटल 7 इलेक्ट्रॉन तो है ही अपना खुद का, माइनस बॉन्ड बनाया 1, माइनस ये कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। तो इस क्लोरीन के ऊपर चार्ज आएगा 0। तो अच्छी बात है, ये 0 ये भी 0, बट इधर चार्ज आ गया ना, तो ये थोड़ी तकलीफ वाली बात है। अभी इसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सिंगल बॉन्ड है ऑक्सीजन, तो ये -1 हो जाएगा, ठीक है। इसको तो मैं देख के गलत साबित करता हूँ, इसको तो देख के मेरा मूड खराब हो गया, वाला यार ये तो गलत है। क्यों सर, ऐसा क्यों कर रहे हो, सॉल्व करो इसको भी। नहीं करूंगा मैं, तो आपको करना है तो आप करो। सर क्यों, लेकिन ऐसा क्यों। इसका रीजन एक है कि यहाँ पे सेंटर में देखो कौन है, सर ऑक्सीजन है। और मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में क्या सिखाया था कि सेंटर में हमेशा कौन आएगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। अभी क्लोरीन ऑक्सीजन और कार्बन, क्लोरीन ऑक्सीजन और कार्बन में से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन है, और उसको आपने सेंटर में डाल दिया बेटा। वो तो देखते ही वो तो खराब हो गया, हो तो उधर तो क्वेश्चन सॉल्व करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है बेटा, ठीक है। आप सॉल्व करोगे तो इसके ऊपर भी चार्ज आएगा, इसके ऊपर तो बेटा ऑक्सीजन ने 4 बॉन्ड बनाए। कोई केमिस्ट्री का टीचर देखेगा तो बोलेगा ये तो देखते ही रॉन्ग हो गया। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन बेटा मैक्स टू मैक्स 3 ही बॉन्ड बनाएगा। मैक्स टू मैक्स कितने, 3, क्योंकि मैंने आपको कोवेलेंसी लिखाया था 3 होता है मैक्स टू मैक्स, और कितना होता है, 2 भी होता है और 3 भी होता है ना। अगर हम बात करें इस वाले स्ट्रक्चर की, तो यहाँ पे बेटा ये वाला क्लोरीन और ये वाला क्लोरीन दोनों का सेम एनवायरनमेंट है, हाँ, सिंगल बॉन्डेड और नंबर ऑफ लोन पेयर सब सेम है। तो आप बताइए इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 7 -1 -6। इसका बेटा टोटल चार्ज क्या आ गया, 0। इन दोनों का 0 है, इसका तो 0 है ही है। और इसकी भी अगर बात करें तो 6 -2 -4, इसका भी 0। तो हर एक एटम के ऊपर चार्ज 0 बेटा। सो दिस स्ट्रक्चर इज गोइंग टू बी most stable. तो structure C is most stable structure, और stable भी है और correct भी है। ये तो wrong है बेटा, ये वाला structure तो क्या था, wrong। I'm not saying this is wrong, this is also correct, but this is not most stable। इन तीनों में से सबसे ज्यादा stable कौन सा है, ये वाला। अगर हाँ मुझे ये सिर्फ 2 ही ऑप्शन दिया था, बोला था इसमें से करेक्ट कौन सा है, रॉन्ग कौन सा है, तो I'll go for correct one, this is wrong one। अभी इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा, तो डेफिनेटली ये दोनों में से, इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल तो यही होगा। क्लियर है। सो स्टूडेंट, दिस इज द कांसेप्ट ऑफ फॉर्मल चार्ज। आपके मन में आए जो भी मॉलिक्यूल दिखता है ना, जो भी मॉलिक्यूल Cl2 दिख जाए, H2 दिख जाए, H2O दिख जाए, H2O2 दिख जाए, जो भी एलिमेंट आपको दिखता है, जो भी एलिमेंट, आई रिपीट, जो भी मॉलिक्यूल दिखता है आपको, उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स है सबका फॉर्मल चार्ज आप अभी निकाल सकते हो। तो स्टूडेंट्स, मैंने तो बहुत अच्छे से समझा दिया है, बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं, और मैंने आपको स्टेबिलिटी के बारे में भी बताया। जब मैं ऑर्गेनिक सिखाऊंगा आपको, ऑर्गेनिक में जब हम लोग मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस पढ़ेंगे, जिसमें इंडक्टिव इफेक्ट है, रेजोनेंस है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, दीज आर नथिंग बट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ओनली। ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ही है। और इन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में आपको पूछा जाएगा
वहां पे मैं आपको पूछूंगा कि दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है, तो जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। और उसका रीजन हम पढ़ते हैं एनओसीबी में, इस वजह से मैं बोलता हूँ एनओसीबी हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड एक बार आप अच्छे से क्लियर कर लेते हो, क्योंकि मुझे पता है सिर्फ आयनिक बॉन्ड में थोड़े एक्सेप्शन थे, बट अभी एक्सेप्शन नाम की चीजें बहुत ही कम हो जाएगी। सो आपको आगे सब इंटरेस्टिंग चीजें आएगी, और आगे के लेक्चर्स में तो मैं केमिस्ट्री के मॉडल्स भी यूज करूंगा, केमिस्ट्री में मॉडल्स यूज करेंगे, स्क्वायर बाय पिरामिडल क्या होता है, सब कुछ मेरे पास रेडी है। हम लोग आगे बहुत ही अच्छे से और मॉडल से समझेंगे, आप इमेजिन करने की भी जरूरत नहीं, आपके सामने मॉडल रखूंगा मैं, लेक्चर में आपको मॉडल से समझाऊंगा जैसे मैंने ऑर्गेनिक में किया था। ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू द लास्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर, देन वी विल डिस्कस दैट पीडीएफ व्हिच वाज गिवन एट द एंड ऑफ लेक्चर नंबर 14। लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। क्या है लिमिटेशंस? सबसे पहला लिमिटेशन, इट फेल्स टू एक्सप्लेन hypovalent compounds, stability of hypovalent compounds। hypovalent compounds को बेटा हम लोग इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले कंपाउंड्स भी बोलते हैं। आपको ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स मिल जाएंगे जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, पर फिर भी वो हाईली क्या है बेटा, मतलब स्टेबल माने गए हैं या फिर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, एग्जिस्ट करते हैं, तो कैन वी से दैट बेटा ये तो बेटा ऑक्टेट रूल के हिसाब से देखने जाए तो एग्जिस्ट नहीं करने चाहिए या फिर अनस्टेबल होने चाहिए, एग्जिस्ट नहीं करने चाहिए, बट ऐसे कंपाउंड बहुत सारे हैं जो एग्जिस्ट करते हैं। सो कंपाउंड्स इन विच, हाइपो मतलब कम, हाइपर मतलब ज्यादा, कंपाउंड्स इन विच सेंट्रल एटम, Ca का मतलब सेंट्रल एटम, आई रिपीट Ca मतलब सेंट्रल एटम, हैज लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स हुआ तो बेटा वो तो कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल वो वाले कंपाउंड दुनिया में मिलने भी नहीं चाहिए, बट वो एग्जिस्ट करते हैं। जैसे सर एग्जांपल दो, आई कैन गिव यू एन एग्जांपल ऑफ AlCl3 है, BeCl2 है, आगे ये सब कंपाउंड मुझे यूज करने पड़ेंगे, BF3 है, ये सब कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं एल्यूमिनियम बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 13 है, तो बेटा आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 283 मतलब 3 हो गया, तो 1 2 3, और क्लोरीन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 होते हैं, तो 7 है तो एक इलेक्ट्रॉन ये और एक इलेक्ट्रॉन ये मिलके इधर बॉन्ड बना देगा। वैसे बेटा यहाँ पे अगर हम बात करें, ये क्लोरीन है तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, फिर एक क्लोरीन और है। तो अगर हम ध्यान से देखें बच्चों, तो इस एल्यूमिनियम की अगर बात करें, इस एल्यूमिनियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 2 6, तो इसके पास तो बेचारे के पास 6 ही इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्टेट कंप्लीट है क्या, नहीं। तो अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल ये तो बेटा एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, बट AlCl3 तो बेटा बहुत ही अच्छे से एग्जिस्ट भी करता है। और जब मैं आपको ऑर्गेनिक सिखाऊंगा वहां पे एक जगह पे कैटलिस्ट भी यूज होता है, AlCl3 यूज होता है कैटलिस्ट के तौर पे, जिसका नाम है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। सर अभी वो क्या होता है, ये सब चीजें मत पूछो, हम अभी सिर्फ आपको एक फ्लेवर देते जा रहा हूँ कि आगे क्या क्या फ्यूचर में आने वाला है, तो तब आपको पता चलेगा कि हाँ ये तो हमने वहां पे पढ़ा। तो याद रखो केमिस्ट्री को लिंक करके पढ़ो, इसको एक इंडिविजुअली चैप्टर मत समझो, ये चैप्टर सब जगह पे लिंक्ड है, तब जाके आपको केमिस्ट्री का रियल फ्लेवर पता चलेगा। बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,2 है, तो इसके आउटरमोस्ट शेल में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन है तो बेटा 2 बॉन्ड बना लेगा, तो ऐसे। तो कैन वी से दैट यहाँ पे बेरिलियम के पास में तो टोटल 2 2 जा 4 ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसका ऑक्टेट किधर कंप्लीट है, नहीं कंप्लीट है, तो ये एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, बट ये भी एग्जिस्ट करता है। सेम इन द केस ऑफ बोरॉन के जस्ट नीचे एल्यूमिनियम आता है, तो एल्यूमिनियम के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, तो बोरॉन के पास भी 3 ही होंगे। तो ये कंपाउंड की बात करें तो इधर बेटा इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, बट ये भी एग्जिस्ट करता है। और ये चीजें कौन नहीं एक्सप्लेन कर पाया, ऑक्टेट रूल। अब इसके अंदर मैं थोड़ा और डिटेल में समझाता हूँ, जो जेई मेंस में और एडवांस में क्वेश्चन आए हैं इसके ऊपर, जैसे AlF3 है, AlCl3 के ऊपर एनहाइड्रस कोवेलेंट, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट बोर्ड पे। आप इसका फोटो ले लो। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस डिस्कस दीज 3 क्वेश्चन, दीज आर जेई क्वेश्चन, जो जेई मेंस और एडवांस में ही पूछे गए क्वेश्चन है, ध्यान देना, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। AlF3 इज नॉट हाइपोवैलेंट कंपाउंड, ठीक है। अगर पहली नजर में हम देखें तो हमको लगेगा
कि यार AlF3 तो इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा जैसे AlCl3 होता है, ठीक है। तो हमारे हिसाब से तो बेटा ये हाइपोवैलेंट होना चाहिए, क्योंकि इसके पास में एल्यूमिनियम के पास 6 ही इलेक्ट्रॉन है। बट ऐसा नहीं है, क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें तो इस कंपाउंड के अंदर अगर हम AlF3, AlCl3, AlBr3 और AlI3 करें बच्चों, तो आप बताओ सबसे ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर किसमें है? सबसे ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर किसमें होगा? इसमें ही होगा। तो अगर इसमें सबसे ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर, तो इसमें सबसे ज्यादा कौन सा कैरेक्टर होगा? आयोनिक कैरेक्टर। और इस कंपाउंड की अगर हम बात करें, अगर इसके अंदर आयोनिक कैरेक्टर है तो ये Al+3 और F- के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। और सबको पता है Al+3 का मतलब होता है 2,8 और ये 2,8। तो मुझे लगता है बेटा इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। आप समझे मेरी बात को? तो इसके अंदर बेसिकली बहुत ज्यादा क्या है? आयोनिक कैरेक्टर है। इस वजह से ये कंपाउंड क्या है? हाइपोवैलेंट नहीं है। दिस इज नॉट अ हाइपोवैलेंट कंपाउंड, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट हो गया ना, ऑक्टेट कंप्लीट। हाइपोवैलेंट मतलब ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, बट यहाँ पे तो ऑक्टेट कंप्लीट है, क्योंकि ये आयोनिक कंपाउंड है। इट इज डैश कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड। अगर हम बात करें AlCl3 एनहाइड्रस मतलब जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है। तो अगर वाटर नहीं है तो AlCl3 जो एनहाइड्रस होगा वो किस तरीके का दिखेगा बच्चों? जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है। इसमें तो आयनिक कैरेक्टर कम है, कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। तो देखो ये कोवैलेंट आ गया कोवैलेंट। लेकिन जो हाइड्रस है वो क्या है? आयोनिक है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अगर मेरे पास में हाइड्रस मतलब वाटर हो गया बच्चों। लास्ट लेक्चर में सीखा था ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर होंगे? 2। आप मुझे बताओ इसके पास में इसका क्या ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं है? ऑक्टेट क्या है बच्चों? इनकम्प्लीट है। अगर इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है कि रिच है? सर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को हम लोग केमिस्ट्री में बोलते हैं लुईस एसिड। आई रिपीट, लुईस एसिड। तो ये इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट कर सकता है, और अगर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा तो मुझे बता बेटा क्या बन जाएगा? AlCl3 पानी में डिसॉल्व हो रहा है, मतलब वो क्या बना रहा है? एक्वस बना रहा है। और एक्वस बन गया तो बेटा ऑन द स्पॉट इट विल ब्रेक अप इनटू व्हाट? Al+3 एंड 3Cl-। तो अगर Al+3 हो गया तो बेटा ये 2 क्या हो जाएगा? 8। तो याद रखना एनहाइड्रस जो है ना, एनहाइड्रस जो है वो क्या है? हाइपोवैलेंट है। बट हाइड्रस जो है वो इट इज नॉट हाइपोवैलेंट, वो हाइपोवैलेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका तो ऑक्टेट क्या हो चुका है? पानी में डिसॉल्व करने के बाद कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट, AlCl3 is soluble in diethyl ether। नाउ व्हाट इज AlCl3? कुछ नहीं बोला है तो हम लोग नॉर्मल AlCl3 मतलब एनहाइड्रस ही समझेंगे। डाइथाइल ईथर क्या होता है ना? ईथर्स का मतलब ROR होता है, दोनों साइड में इथाइल ग्रुप डाल दो, C2H5 डाइथाइल ईथर। ऑक्सीजन के पास बेटा 2 लोन पेयर हो जाएंगे। अभी ये तो बेटा एकदम इजी है, ये इसके साथ में बॉन्ड बनाएगा, और किसी के साथ में अगर इंटरेक्शन हो रहा है सो देयरफॉर इट इज सॉल्युबल इन ईथर। अगर उसमें डिसॉल्व हो रहा है या फिर उसके साथ में इंटरेक्शन कर रहा है देन इट इज गोइंग टू बी सॉल्युबल। सो इट इज सॉल्युबल इन डाइथाइल ether बच्चों, therefore it is soluble in diethyl ether। so this is the first limitation of किसका? कौन सा? octet rule। now that is hypovalent compound या फिर expanded के incomplete octet। दूसरा है बच्चों hypervalent compound, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं सुपर ऑक्टेट कंपाउंड, या फिर इसको हम लोग कॉमन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? एकदम सिंपल लैंग्वेज में एक्सपांडेड ऑक्टेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्सपांडेड ना। हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन नाम सुना होगा ब्लड प्रेशर में। हाइपो मतलब कम एंड हाइपर मतलब ज्यादा। सो हाइपर मतलब 8 से क्या होंगे बच्चों? ज्यादा होंगे। तो अगर 8 से ज्यादा है तो ऑक्टेट रूल के हिसाब से वो कंपाउंड स्टेबल होना चाहिए कि अनस्टेबल? अनस्टेबल। सो कंपाउंड्स, हाइपरवैलेंट आर द compounds in which central atom मतलब Ca मतलब जो सेंटर में होते हैं, Ca has more than dash electrons, 8 electrons। so according to this theory और this rule ये कंपाउंड भी क्या होने चाहिए? अनस्टेबल होने चाहिए। बट
वो कंपाउंड स्टेबल पाए गए हैं बिकॉज उनके अंदर वेकेंट डी ऑर्बिटल भी होता है। मैं बहुत सारे लेक्चर से बोलते जा रहा हूँ। और दूसरी बात, उनको ये बेटा समझा नहीं पाया था कौन, ऑक्टेट रूल। ठीक है, तो ऑक्टेट रूल का तो बेसिक फंडा ही क्या था कि भाई हाँ 8 इलेक्ट्रॉन है तो हाईली स्टेबल। तो मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल दिए थे, जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ, PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। आगे हम लोग पढ़ेंगे भी इसको। फॉस्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2,8,5, और हर क्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन उसके साथ शेयर करेगा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इसको अच्छे से दिखने वैसा बना रहा हूँ मैं, क्या नहीं। तो अभी हम बताइए, इस फॉस्फोरस के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5, 5 बॉन्ड है, तो 5 टू 10 इलेक्ट्रॉन। तो बेटा 10 इलेक्ट्रॉन तो बेटा जितना होना चाहिए उससे 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए ज्यादा। तो ये तो एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए बेटा, ये तो ऑर्गेनिक में हम लोग धड़ल्ले से यूज करते हैं, लैब में मिलता भी है। दूसरा एग्जांपल, दिस इज एग्जांपल नंबर 1। दूसरा एग्जांपल SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड। सल्फर बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 16। तो ग्रुप नंबर 16 से बिलोंग करता है, तो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, बराबर है। और 6 फ्लोरीन है, तो 6 फ्लोरीन इस तरीके का बॉन्ड बनाएंगे इसके साथ। हर फ्लोरीन के पास 6 इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे बच्चों, मतलब 3 लोन पेयर। तो अगर आप दिखाना चाहो तो आप दिखा सकते हो, हर क्लोरीन के पास में भी इस तरीके से आप शो कर सकते हो। तो इतना टाइम नहीं हम वेस्ट नहीं करना चाहते, इस वजह से मैं नहीं लिख रहा हूँ। बट आप लोग ये अगर जितना आदत डालोगे उतना फ्यूचर लेक्चर्स में आपके लिए अच्छा हो जाएगा, क्योंकि कभी भी किसी एटम के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन है वो हमको पता करना ईजी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी सेम फ्लोरीन में। तो आप मुझे बताओ यहाँ पे कितने बॉन्ड है? 1 2 3 4 5 6। तो इस सल्फर की बात करें तो इधर कितने बेटा? 12 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये भी वापस से इट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सपांडेड ऑक्टेट। ना सल्फर हेक्साफ्लोराइड का मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा, इसका इस चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है। सल्फर हेक्साफ्लोराइड बच्चों एक कलरलेस गैस है। क्या है? कलरलेस गैस है। तो इमेजिन करो आप कम से कम मुझसे 15 फीट दूर खड़े हो और मेरे पास एक कांच का टब है, कांच का टब, ठीक है। उसके अंदर मैंने सल्फर हेक्साक्लोराइड भरी हुई है गैस, जो कि हवा से हैवी होती है तो नीचे रहेगी। ठीक है, इट इज कलरलेस। तो आपको दूर से क्या दिखेगा? सर दूर से दिखेगा कि वो तो खाली है टब, कांच का टब पूरा क्या है? खाली है। अभी मैं क्या करूंगा, एक पेपर बोर्ड बनाता हूँ, पेपर बोर्ड, और वो पेपर बोर्ड ऐसा उसके ऊपर रख देता हूँ। रख दिया मैंने, तो आप मुझे बताओ बेटा, पेपर बोर्ड है ना, उसके ऊपर क्या होगा? फ्लोट होगा। इट इज वेरी हैवियर देन एयर, तो नीचे रहेगा। तो पेपर बोर्ड जो है वो नीचे सिंक नहीं होगा, इट विल फ्लोट ऑन दैट सल्फर हेक्साफ्लोराइड। तो आपको दूर से क्या लगेगा? राम सर ने जादू किया। समझा? तो वो पेपर जो बोर्ड है वो सल्फर हेक्साफ्लोराइड के ऊपर क्या होगा? फ्लोट होगा, और आपको लगेगा कि वो क्या हो रहा है? ये तो जादू हो रहा है। वो जादू नहीं है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड नीचे भरा हुआ है। अभी एक और इंटरेस्टिंग चीज, वो पेपर बोर्ड फ्लोट हो रहा है, और मैं क्या करूंगा, एक छोटा सा बीकर लेके ऐसे हवा में, टब में ऐसे आपके सामने, आपको तो मालूम है कि कुछ है नहीं, दिख नहीं रहा है, ऐसे हवा में उसको, जो मैंने छोटा सा बीकर लिया उसको हवा में ऐसे भरूंगा, सल्फर हेक्साक्लोराइड भरूंगा, और वो जिसके अंदर कुछ नहीं दिख रहा है, आपको क्या लगेगा? कुछ नहीं है, तो ऐसे ही एक्टिंग कर रहे खाली। तो सल्फर हेक्साफ्लोराइड भरा, और उसको मैं क्या करूंगा? बोर्ड के अंदर खाली करूंगा ऐसे। तो बोर्ड के अंदर क्या भर जाएगा? सल्फर हेक्साफ्लोराइड। तो बोर्ड नीचे धीरे धीरे क्या हो जाएगी? सेटल। तो मैं क्या करूंगा? आपके सामने ऐसे करूंगा, ये देखो जादू, और धीरे धीरे सेटल हो जाएगा। तो आपको लगेगा राम सर जादू करे, बट इट इज केमिस्ट्री। ठीक है ना? क्या है बच्चों? वो केमिस्ट्री है। चलिए, ऐसे बहुत सारे जो गांव साइड में आपने देखा होगा, तांत्रिक लोग होते हैं, ठीक है ना, नींबू काटते हैं उसमें से खून निकलता है। कोई खून नहीं निकलता है बेटा, नींबू में क्या होता है? एसिड होता है। क्या होता है? एसिड। उसमें अगर कोई दूसरा दूसरा केमिकल डालोगे, फिनोफ्थलीन है या दूसरा केमिकल डालोगे, तो वो कलर आना ही आना है बेटा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो अभी गाँव में जाके तांत्रिक मत बन जाना, ठीक है? जस्ट किडिंग, ध्यान दो। ये भी इट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सपांडेड ऑक्टेट। सर एक और एग्जांपल दो, IF7। ठीक है ना, IF7 में आयोडीन मतलब ग्रुप नंबर 17। ग्रुप नंबर 17 मतलब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों? 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 7 वैलेंस अगर इलेक्ट्रॉन्स है, तो बच्चों यहाँ पे अगर 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो ये 7 फ्लोरीन के साथ क्या बनाएगा? बॉन्ड बनाएगा। अगर इस कंपाउंड की बात करें बेटा, तो ये ऑक्टेट रूल के चेहरे पे एक बहुत ही बड़ा तमाचा है। क्यों? क्योंकि ये वाले आयोडीन की बात करें, ऑक्टेट रूल बेटा इसको देख के तो बेहोश हो जाएगा कि आयोडीन ने बेटा कितने बॉन्ड बनाए? 7 टू 14 इलेक्ट्रॉन्स।
क्या है ये ऑक्टेट रूल, ये तो फालतू है सर, ये वो फलाना ढिमका बहुत कुछ आ गया अभी आपके दिमाग में। तो इस वजह से मैं आपको क्या बोलूंगा, ऑक्टेट रूल पूरी तरीके से सही नहीं है, हर चीज को वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। तो इस वजह से हमको नई थ्योरी की जरूरत पड़ी, और फिर आएगा वीबीटी जो हिटलर एंड लंडन ने दी थी, जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। सर दूसरा आपने ड्रॉबैक सिखा दिया। तीसरा ड्रॉबैक नंबर थर्ड, इट फेल्स टू एक्सप्लेन stability, or rather one can say explain shapes of molecules, shapes and geometry, मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री क्या होगा, शेप कैसा दिखेगा मॉलिक्यूल, जैसे मैंने बोला ना टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल, जो हम लोग फ्यूचर लेक्चर में पढ़ेंगे। इट फेल्स टू एक्सप्लेन शेप, ज्योमेट्री एंड बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल जो हमने पढ़ा था टेट्राहेड्रल में, ऑर्गेनिक में 109 डिग्रीज 28 मिनट्स, वो सब इसने थोड़ी बताया था। बॉन्ड एंगल्स इन मॉलिक्यूल्स, तो ये इसका थर्ड ड्रॉबैक हो गया। फोर्थ ड्रॉबैक ध्यान देना, फोर्थ ड्रॉबैक, इट फेल्स टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ और बॉन्डिंग इन ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। ठीक है ना, तो स्टेटमेंट इट फेल्स टू एक्सप्लेन एग्जिस्टेंस ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स, इट फेल्स टू एक्सप्लेन existence of odd electron molecules, odd electron molecules। सर ये odd electron molecules क्या होता है, जैसे अगर मेरे पास में NO है, ठीक है ना, तो नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, ऑक्सीजन के पास 8, तो ये तो 15 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम हो गया। अभी 15 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है, तो बेटा ये ऑड हुआ कि इवन हुआ, ऑड। तो इसके बारे में ऑक्टेट रूल ने कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया था। दूसरा अगर मैं बात करूं NO2 भी एक ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, ये नाम याद रखना बच्चों, NO, NO2 एंड ClO2, ये तीन कंपाउंड सब लोग याद रखना, NO, NO2 और CO2, ठीक है। नो NO2 ClO2, नो NO2 ClO2, नो NO2 ClO2। नाइट्रोजन का कितना 7, ऑक्सीजन का 8, 8 16, 7 प्लस सॉरी इसका कितना 16 प्लस 7 कितना हो जाएगा बेटा 23, सो 23 इलेक्ट्रॉन, ये भी बेटा ऑड इलेक्ट्रॉन है। इसकी बॉन्डिंग के बारे में, इसका ये एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, ऑड इलेक्ट्रॉन है बेटा, तो इसके बारे में भी एक्सप्लेन नहीं किया। ClO2 की बात करें तो क्लोरीन के पास टोटल 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 17, और ऑक्सीजन के पास 2 ऑक्सीजन का 16, तो कितना हो गया बच्चों, ये 33 हो गया कि नहीं हो गया, कितना हो गया 33, तो ये 33 इलेक्ट्रॉन्स है। इसकी भी एग्जिस्टेंस के बारे में वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। जैसे कि अगर किसी को डाउट रहेगा तो मैं बताता हूँ आपको कि इनको ऑड इलेक्ट्रॉन क्यों बोला गया। देखो नाइट्रोजन है, कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, सर 5 है। ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 6 है। इस ऑक्सीजन के पास में भी 6 है, बराबर। तो अगर मुझे बॉन्ड बनाने का कोई चार्ज है ही नहीं, बॉन्ड बनाना है तो बच्चों क्या करेंगे इस वाले इलेक्ट्रॉन से 5 इलेक्ट्रॉन है टोटल, देखते, इस इलेक्ट्रॉन का इस इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना दिया, इस इलेक्ट्रॉन का इस इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना दिया। तो अभी आप बताओ इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया, हाँ सर इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अभी बताओ नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 3 बच गए, और इस ऑक्सीजन को तो एक किसकी जरूरत है बेटा, 2 बॉन्ड की जरूरत है, बट नाइट्रोजन बेटा 4 बॉन्ड से ज्यादा बनाएगा नहीं। तो कहना से अगर मैं इसको यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दूं, ठीक है ना, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया तो क्या हो जाएगा बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन तो बच गया कि नहीं बच गया। तो अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन की, किसकी, नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 2, 4, 6 और एक 7 ही है बेटा। तो 7 ही है तो बेटा डेफिनेटली क्या हो गया, इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। बट NO2 तो बेटा एग्जिस्ट भी करते हैं, ब्राउन कलर का गैस भी है, ब्राउन कलर का गैस है। पता है हम लोग जब नाइट्रेट्स को हीट कर रहे थे तो NO2 गैस भी बन रहा था। तो डेफिनेटली बच्चों ये जो है ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी हुआ ना, तो इसमें नाइट्रोजन का तो ऑक्टेट भी कंप्लीट नहीं है, नहीं है कि है, नहीं है। एट द सेम टाइम उसके पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन भी है, फ्री रेडिकल बोलेंगे इसको, फ्री रेडिकल। तो इस वजह से बेटा ये ऐसे NO में भी आएगा, ClO2 में भी, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। कौन नहीं कर पाया, बोलो कौन नहीं कर पाया, डेफिनेटली ऑक्टेट रूल, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें नंबर 4 की, तो इट फेल्स टू एक्सप्लेन व्हाट एग्जिस्टेंस ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स ना। और भी एक और 2 छोटे छोटे एक्सप्लेनेशंस है जो वो नहीं कर पाया, वो हम लोग देखेंगे। जैसे कि आपको पता है
ये पूरा थ्योरी किसके ऊपर बेस्ड है? पूरा पहाड़ बनाया था ऑक्टेट रूल ने किसके ऊपर? नोबल गैसेस को देख के, कि नोबल गैसेस किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाते हैं। फिर बाद में जैसे जैसे रिसर्च हुआ, 1963 में जब रिसर्च हुआ था, बार्टलेट करके एक साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने तो नोबल गैस का कंपाउंड बना के बता दिया। अभी ये तो बेटा हद हो गई। नोबल गैसेस के नाम पे जो ऑक्टेट रूल खड़ा हुआ था कि नोबल गैसेस किसी के साथ कंबाइन नहीं होते हैं, उसमें से जेनॉन का तो बेटा कंपाउंड बना दिया था 1963 में बार्टलेट ने। तो इस वजह से बेटा कि ऐसे कंपाउंड्स, जेनॉन, जो जेनॉन तो नोबल गैस है, वो तो कंपाउंड नहीं बनाना चाहिए, तो उसके भी बहुत सारे कंपाउंड्स अभी भी पता है, और जेई एडवांस में तो उसके कंपाउंड्स के ऊपर रिसर्च हो गया है, मतलब इतने सारे क्वेश्चंस आ गए। तो जब मैं आपको आगे सिखाऊंगा तो और उनके कंपाउंड्स के बारे में बताऊंगा। बट जेनॉन के बहुत सारे कंपाउंड, जेनॉन तो नोबल गैस है, उसके कंपाउंड तो एग्जिस्ट नहीं करने चाहिए, वो भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो वो भी पॉइंट में लिखता हूँ, आप लोग इसका फोटो लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। Okay, students. So let us discuss the fifth and the last drawback of or limitation of octet rule. It fails to explain the compounds of xenon. आज की डेट में बेटा xenon के बहुत सारे compounds known है। अगर हम बात करें xenon तो नोबल गैस है, नोबल गैस की तो फिर इतने सारे कंपाउंड कैसे आ रहे हैं? तो जब ऑक्टेट रूल को पूछा गया कि xenon के कंपाउंड जो कि तुमने बोला था कि नोबल गैसेस किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाते और इस वजह से हर एलिमेंट नोबल गैस की तरफ जाना चाहता है, तो बेटा उसने भी ये चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाया। दूसरा, लास्ट पॉइंट, इट कैन नॉट बी अप्लाइड टू मल्टी सेंटर्ड सिस्टम। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मल्टी सेंटर्ड सिस्टम? मल्टी सेंटर्ड सिस्टम का मतलब होता है जिसमें एक से ज्यादा सेंटर हो। जैसे अगर मैं बात करूँ इथेन की, तो इसमें तो बेटा इस तरीके का होगा, तो इसमें एक ही सेंटर नहीं, दो दो सेंटर हो गए। तो मल्टी सेंटर्ड सिस्टम के ऊपर ऑक्टेट रूल अप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है, और या उनको ये अच्छे से एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहा है, इस वजह से ऑक्टेट रूल क्या हो गया? फेल हो गया। तो बच्चों अगर ऑक्टेट रूल फेल हो गया कोवेलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन करने में डिटेल में, तो कहना से हमारे पास नया ना कोई तो होना चाहिए। इस वजह से ऑक्टेट रूल फेल हुआ। आपको है ना एक चीज दिमाग में अच्छे से रखनी है कि हर थ्योरी का आपको लिमिटेशन पता होना चाहिए, तभी हम लोग ये जाएंगे कि आगे थ्योरी में क्या पढ़ना है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बिकॉज ऑक्टेट रूल को हमने पढ़ लिया और उसके अंदर बहुत सारे क्या है? ड्रॉबैक्स है। तो स्टूडेंट्स अभी आप लोग ये पीडीएफ ओपन करिए जिसमें हमने एनओसीबी लेक्चर 13 एंड 14 लास्ट लेक्चर और उसके प्रीवियस लेक्चर के बारे में जो हमने कंसेप्ट्स पढ़े थे, उन सबके ऊपर एमसीक्यू क्वेश्चंस है। आप लोग भी ओपन करिए। कर लिया? इसमें टोटल है बच्चों 12 क्वेश्चंस। हम लोग आंसर डिस्कस करते हैं एक एक क्वेश्चन का। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, अ केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। A chemical bond which is formed by sharing of electrons is definitely, it is a covalent bond. Option C. दूसरा क्वेश्चन, the total number of covalent bonds made by an element is known as its covalency. क्या बोलेंगे इसको? covalency. Next, which set of element has fixed covalency? किसका covalency बच्चों क्या है? फिक्स है, जो चेंज नहीं हो सकता। जैसे क्लोरीन की बात करें तो 1357 है, ब्रोमीन की भी बात करें तो 1357 है। तो आपको है ना एक क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा के बोला है, इसमें आपको ये पता करना है कि किसके पास में फिक्स वैलेंसी जो चेंज नहीं हो सकती। मतलब जैसे क्लोरीन की बात करें तो बेटा 13 है, 5 भी है, 7 भी है। आयोडीन की बात करें तो 1357 है। तो ऐसा कोई है जिसमें से फिक्स्ड है कि यहाँ पे चेंज नहीं हो सकता, तो इट इज गोइंग टू बी हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन, उन दोनों का कोवैलेंसी 1 है। इन वाटर विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ऑब्जर्व? H3O प्लस भी बनता है, H5O2 प्लस भी बनता है, H7O3 प्लस भी बनता है, H9O4 प्लस भी बनता है। ऑल ऑफ दीज बॉन्ड प्रेजेंट इन NH4 प्लस ना, NH4 प्लस मैंने आपको बना के बताया भी था लास्ट टाइम। ये देखो, ये जो बॉन्ड्स है वो तो कोवैलेंट है, बट अगर हम बात करें इसके पास एक लोन पेयर है, तो ये हाइड्रोजन को डोनेट करता है बच्चों। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, और ये बाकी तीनों क्या है? कोवैलेंट बॉन्ड है। तो ऑप्शन कोवैलेंट राइट है, आयोनिक गलत है, कोऑर्डिनेट भी राइट है। तो ए और सी, यस बोथ ए एंड सी इज द राइट आंसर। अमंग द फॉलोइंग द हार्ड सब्सटेंस इज, इट हैज टू बी सिलिकॉन कार्बाइड। और कोई ऑप्शन नहीं है, बिकॉज बाकी सब क्या है? सॉफ्ट है, और बाकी सब गैसेस ही है। Among the following non-polar solvent is or are carbon disulfide non-polar, benzene non-polar, CCl4 is non-polar, all of these. Among the following the fast reaction is, मुझे तक कोवैलेंट रिएक्शन बच्चों फास्ट हो सकती है क्या? नहीं, ओनली आयनिक रिएक्शंस फास्ट होती है। तो फर्स्ट वाले में H और H का बॉन्ड टूटेगा और H और O का बॉन्ड बनेगा, तो वो तो मॉलिक्यूलर है। सेकंड भी सेम, थर्ड भी सेम। फोर्थ वाले की बात करें
तो NaOH है बच्चों, तो NaOH मतलब Na प्लस OH माइनस, HCl मतलब H प्लस एंड Cl माइनस, पानी में डालोगे तो डिसोशिएट हो जाएंगे, तो डेफिनेटली आयोनिक रिएक्शंस फास्ट होती है बच्चों, मैंने पहले भी बताया था। क्वेश्चन नंबर 9, इन ऑर्डर टू कंप्लीट ऑक्टेट एन एटम कैन, एटम क्या कर सकता है, लूज कर सकता है, गेन कर सकता है और शेयर कर सकता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 9 का ऑल ऑफ दिस। ना अगर आप ध्यान से देखोगे लास्ट के 3 क्वेश्चन, ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे सर ये 3 क्वेश्चन तो आपने होमवर्क दिए थे लास्ट लेक्चर में। यस स्टूडेंट्स, तो ये 3 क्वेश्चंस के ऊपर, ये 3 क्वेश्चन के ऊपर आपको पूरा मैंने बोला था कि अपना दिमाग लगाना, सॉल्व करना। एंड आई होप विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ HNO3, सब लोगों को इसका आंसर आया होगा ए। ठीक है, आंसर क्या आया होगा ए, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन को तो एक्सट्रीम लेफ्ट या राइट में रखना है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन कहाँ होगा, सेंटर में। ठीक है, तो स्टूडेंट इसका आंसर क्या आया होगा, ए आया होगा। और हमेशा याद रखना बेटा, किसी भी स्ट्रक्चर में O सिंगल बॉन्ड O को या O डबल बॉन्ड O को, इसको अवॉइड करना, क्योंकि ऑक्सीजन के अंदर इतना कैटिनेशन प्रॉपर्टी नहीं है, तो ऑप्शन बी तो वैसे भी नहीं हो सकता। सी में भी देखो O सिंगल बॉन्ड O है, उसको अवॉइड करो, और लास्ट वाले में भी O सिंगल बॉन्ड O है, उसको भी अवॉइड करो। एंड डेफिनेटली HNO3 सबको पता ही होगा, यही स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ H2SO3, H2SO3 में बेटा मुझे था करेक्ट स्ट्रक्चर कौन सा होगा, ट्राई किया किसी ने, यस इट हैज टू बी आंसर डी। सर डी क्यों, क्योंकि मुझे बताओ सल्फर सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन तो छोड़ ही दो, ठीक है ना, बाकी आजू बाजू में क्या होगा, 3 ऑक्सीजन हो गया, और जो जो सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन होगा उसके ऊपर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, मुझे तो बेटा ऑप्शन ए देख के डर लग रहा है, सर आपने ही बनाए, बट मैंने तो ऐसा एक बनाना पड़ेगा ना, एक ऑप्शन तो ऐसा बनाना ही पड़ेगा हमको जो एकदम वियर्ड हो, तो ऑप्शन ए तो बेटा किसी को भी नहीं सूट होता रहेगा। ऑप्शन बी में अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने सिंगल बॉन्ड O ऑक्सीजन डाला है, देखो O सिंगल बॉन्ड O, तो वो उसके चांसेस बहुत कम है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी में अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्लोरीन का कोवैलेंसी 7 है, और ये स्ट्रक्चर मैंने पहले भी बनाया था, ऑप्शन सी राइट है। ऑप्शन डी क्यों नहीं हो सकता, आप क्लोरीन के ऊपर नंबर ऑफ बॉन्ड्स गिनो बॉन्ड, सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बॉन्ड्स पॉसिबल ही नहीं है, 9 बॉन्ड्स पॉसिबल नहीं है, तो स्टूडेंट इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। सो दिस इज द एंड ऑफ एंटायर ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल हमारा खत्म हो चुका है। इस लेक्चर के एंड में भी आपको एक PDF दिया गया है जिसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं, 8 से 9 क्वेश्चन ही है, और वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस कराऊंगा। एंड देन वी विल स्टार्ट विद वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ऑक्टेट रूल फेल हो गया, अगेन आई एम सेइंग स्टूडेंट्स, ऑर्डर उसी तरीके से याद रखोगे, पहले ऑक्टेट रूल, फिर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, फिर हाइब्रिडाइजेशन, फिर VSEPR, और लास्ट में आता है मॉथ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन थैंक यू एंड टेक केयर।